हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 5 है, जनजातियाँ, खनाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय हैं। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए, हम लोग यहाँ तक डिस्कस किए हुए थे, इसे जो आगे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका हाँ, बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। तो देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई ना, वैसे वैसे जो है यहाँ पे लोगों की जो हुनर है ना, उसकी आवश्यकता बढ़ने लगी। तो यहाँ पे जैसे वर्ण था ना, पहले जो जाति व्यवस्था था वो 4 वर्णों में विभाजित था। पहला जो था क्षत्रिय था, दूसरा ब्राह्मण था, फिर आपका वैश्य था, फिर शूद्र था। ठीक है। तो अब इस चारों वर्ण, और ये जो वर्ण थी ना उसके काम के अनुसार था। जैसे ब्राह्मण लोग जो रहते थे पूजा अनुष्ठान करते थे, वैसे क्षेत्रीय लोग जो होते थे ना वो क्या कहते ये लोगों की रक्षा करते थे, युद्ध किया करते थे। जो वैश्य लोग रहते थे ना, जिसका लेखा जोखा करते थे, और जो शूद्र लोग होते थे, इन तीनों की सेवाएं करते थे। तो इस तरीके से इनका काम जो बटा हुआ था। तो वर्णों के भीतर भी अब क्या क्या छोटी छोटी जातियाँ जो है उभरने लगी थी। और जैसे कि ब्राह्मण के बीच में बहुत सारे नई जाति जो है सामने आई। और दूसरी ओर अगर हम लोग देखें तो जनजाति और सामाजिक समूह को भी जो है आपका जाति में जो है विभाजित कर दिया गया था। ठीक है। तो उन्हें भी जो है जाति की आपका दर्जा मिलने लगा। मतलब जो जनजाति थी ना, वो भी छोटे छोटे जाति में विभाजित हो गया था। और उसे अब समाज में स्वीकार कर के उसे भी जाति का एक दर्जा दे दिया गया था। समझ में आया। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो विशिष्टता प्राप्त शिल्पियों जैसे कि सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मण द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई। वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। ठीक है। तो देखिए, पहले वर्ण था जो 4 वर्णों में विभाजित था, लेकिन अब जाति है। जैसे कि काम के अनुसार लोहार, बढ़ई, सुनार, और राजमिस्त्री। ठीक है। इस तरीके से जो है जाति में यहाँ पे विभाजित होने लगा। अब देखिए, जाति पर विचार फेमस वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्या कॉन्वेंट उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। और वो रथकारों, शाब्दिक अर्थ, रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए, जिसमें वास्तुकला, रथों, गाड़ियों का निर्माण, मंदिरों का द्वारा बनाना, मूर्तियों स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। ठीक है। यानी रथकारों के लिए क्या क्या काम जो था वो यहाँ पे दिखाया गया है। 11वीं और 12वीं शताब्दी तक क्या हुआ, आते आते क्षेत्रियों के बीच जो है नया नया राजपूत जो है राजपूत गोत्रों की ताकत जो है वो बढ़ती गई। और जैसे हून, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। जैसे पहले इसमें से जो थे बहुत लोग जो थे जनजाति थे, लेकिन जैसे जैसे समृद्धि होने लगी, मतलब लोग जो है पैसा कमाने लगे, धन दौलत कमाने लगे, तो वो धीरे धीरे क्या बन गए, राजपूत बन गए थे। तो धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली और विशेषता कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कृषि वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हमें मतलब बदलाव देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। और इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे शक्तिशाली राज्यों का निर्माण हो गया था। ठीक है। तो शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय की उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। तो देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट पढ़ा के बता दे रही हूँ, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन जो है हमारा बनता है। ऐसे मैं आपको बता दूँ, जहाँ से अभी तक हमारा क्वेश्चन बना है वहाँ पे हम जो है आपको मतलब कि पॉइंट आउट कर देंगे कि यहाँ से हमारा प्रीवियस क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, लेकिन आपको पढ़ना ही बस ज़रूरी है। तो शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों की उदय की उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियाँ जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। मतलब ब्राह्मणों का, यानी ब्राह्मण लोग ही जो थे ना, जो कि जनजातियों को जो है जाति का जाति पे उसको मतलब कि दर्जा दे रहे थे। तो लेकिन केवल कुछ जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए थे। तो यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हर एक लोग, जैसे कुछ लोग कृषक थे, कुछ लोग राजा बन गए। ठीक है। वैसे ही जनजाति में भी
कुछ ही लोगों को जो है जाति में शामिल किया गया था, ठीक है। कुछ ही लोगों को जाति में शामिल किया गया था और बहुत सारे लोग जो है समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना ले। तो दूसरी तरफ पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया। आप देख सकते हैं बहुत सारी जनजाति लोग जो थे ना, अगर पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम की बात करें तो ये लोग किसको अपना लिए थे, तो इस्लाम को अपना लिए थे। वो जाति व्यवस्था को नकारते थे। देखिए हम आपको पहले बता दें, पहले जो जनजाति, इससे हम लोग पढ़े थे, इससे पहले वाला क्लास में जनजाति के बारे में पढ़े, तो हम लोग ये देखें कि जनजाति लोग जो थे ना, जैसे ऊंच नीच, जात बिरादरी, छोटा बड़ा, ये सब चीज़ में वो विभाजित नहीं होते थे, ठीक है। ये सब और वो लोग जो थे ना एक समान थे, ठीक है। जो कि आपका ब्राह्मण का जो कर्म कांड था ना, जो नियम था, उसको ये लोग नहीं मानते थे और इस तरीके से इन्होंने किसी भी मतलब कि जाति व्यवस्था का में ये लोग बटे हुए नहीं थे। इसलिए ये लोग जो था ना नफरत करते थे ये जाति व्यवस्था को, और इसलिए ये क्या किए, इस्लाम धर्म को अपना लिए थे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने में स्वीकार नहीं गई। अब आपको पता है ना, जो जाति व्यवस्था थी इसमें गैर बराबरी थी, क्योंकि कुछ गरीब थे, कुछ अमीर थे। इसमें क्या था, छुआछूत था कि ये ऊंची जाति के लोग थे, ये छोटे जाति के लोग थे, ठीक है। इसीलिए तो बहुत सारी जनजाति इस व्यवस्था को अपनाता नहीं था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, हिंदू धर्म में ये जो गैर बराबरी वाले जो सामाजिक व्यवस्था था ना, ठीक है। तो इन इलाकों में जिन इलाकों में ये जनजाति जो है जाति प्रथा में आ रहे थे, वो लोग इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। क्लियर है यहाँ पे। तो राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुई सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित हुई और हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से को दो नीचे उल्लेखित किया। देखिए इससे पहले ना हम लोग बहुत अच्छे से जनजाति के बारे में पढ़े थे। यहाँ पे 2-3 पॉइंट है, इसको क्लियर कीजिए, ठीक है। देखिए पहला तो ये कि ये जो जनजाति लोग जो है ना, ठीक है, ये किसी भी तरीके से ब्राह्मण का जो कर्म कांड होता था, जो ब्राह्मण का जो नियम पालन था, जो जाति समाज में, उसको ये लोग नहीं मानते थे। ये लोगों की अपनी व्यवस्था थी जहाँ पे किसी तरह का कोई गैर बराबरी नहीं था, कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई उच्च जाति के नहीं थे, कोई छोटी जाति के लोग नहीं थे जनजातीय में, ठीक है। तो जैसे जैसे समय बदलता गया, इनमें से बहुत सारी जनजाति जो थे राजपूत बन के उभरे। बहुत सारी जनजातियों को जो है छोटे मोटे जातियों में दर्जा मिलने लगी, जैसे कि बढ़ई हो गया, इस तरीके से लोहार हो गया। तब यहाँ पे क्या है कि ये जो जनजाति थे, जो कि आपका गैर बराबरी को और जो जाति व्यवस्था से नफरत करते थे, वो लोग इस्लाम धर्म को अपना लिए। और जो लोग जाति व्यवस्था में विभाजित हो गए थे, वो हिंदू समाज का जो सनातनी हिंदू समाज में जो गैर बराबरी थी, उसको ये लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। 3-4 पॉइंट थे यहाँ पे, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए गोंड के बारे में, हमें गोंड से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये जो है गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वो स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल, देखिए ये लोग कैसे कृषि करते थे, क्वेश्चन आता है, जनजातीय लोग या गोंड लोग। तो ये स्थानांतरीय कृषि करते थे। इसका मतलब क्या हुआ, आज ये जगह 2-3 साल ये जगह पे वो खेती किए, अगर ये जगह बंजर हो जाती थी फिर वो दूसरी जगह चले जाते थे। तो विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राज्य या राय होता था, जिसमें दिल्ली के सुल्तानों की ताकत। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो गोंड जनजाति थी ना, वो छोटे छोटे कुल में बटी हुई थी, ठीक है। और प्रत्येक कुल का अपना राज या राय होता था, और जिसमें दिल्ली के सुल्तान की ताकत घट रही थी ना, उस समय क्या हुआ कि कुछ बड़े गोंड राज्य जो है छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। और अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज में 70,000 गाँव थे। याद रखिएगा कि अकबरनामा में आपका लिखा हुआ था, वहाँ पे उल्लेखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज में जो है 70,000 गाँव थे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे जो है आपका ये जो गोंड जनजाति थी वो छोटे छोटे कुलों में बटे थे, और प्रत्येक कुल का क्या था, अपना एक राज्य था, ठीक है। इस तरीके से 70,000 यहाँ पे गाँव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था जो थी केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे और हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था, और ये पुनः
84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। ये देख लीजिए, ठीक है। राज्य जो था घर में विभाजित था और हर एक घर को कोई एक नियंत्रित कर रहा था, ठीक है। और 84 गाँव की इकाइयाँ जो थी, इकाइयाँ में विभाजित होता था और इसे को क्या कहा जाता था, चिड़ चिड़ा 84 84 सॉरी, हाँ 84 कहा जाता था। तो 84 का उपविभाजन किस में होता था, तो बड़होतों में होता था, जो 12-12 गाँव को मिलाकर बनते थे, ठीक है। 84 का किस में विभाजित हो रहा है, तो आपको बड़होतों में हो रहा था। बड़होतों मतलब जिसमें 12-12 गाँव था। तो बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला था। वो मूलतः बराबरी वाली समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो रहा था। यानी पहले तो बराबरी था, अब किस में हो रहा है, असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो रहा था। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। यहाँ पे क्या हुआ, ब्राह्मण लोग को गोंड से बहुत सारा मतलब अनुदान में भूमि पर मिला और ये प्रभावशाली हो गए थे। और गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई और इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। यहाँ पे देखिएगा, गढ़कटंगा, ठीक है, कि गोंड राजा जो थे अमनदास से क्वेश्चन आता है, तो ये संग्राम शाह। क्वेश्चन क्या आएगा कि अमनदास ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। ये गढ़कटंगा के गोंड राजा थे और उसका पुत्र दलपत ने महुआ के चंदेल राजपूत राजा सालवन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। इसका पुत्र का नाम क्या था, दलपत नाम था, ठीक है। और ये महुआ के चंदेल राजपूत, ठीक है, राजा सालबहन, देखिए राजा सालबहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था, ठीक है। लेकिन दलपत का जो है ना बहुत ही कम उम्र में जो है मृत्यु हो गई थी और रानी दुर्गावती बहुत ही योग्य थी, तो अपने 5 साल के बेटा को लेकर जो है शासन का कमान संभाली। लेकिन 1565 में क्या हुआ, आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया, ठीक है। तो ये थी रानी दुर्गावती की कहानी। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते होंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि 1565 में किसके नेतृत्व में, तो आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने इस पर आक्रमण कर दिया था, जिसमें ये बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही बहादुरी से उसका सामना भी की, लेकिन फिर वो हार गई, तो वो अपने आप को मरना ज़्यादा अच्छा समझी, ठीक है। तो गढ़कटंगा जो था एक समृद्ध राज्य था, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होता था ना कि हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में इनका निर्यात करने के व्यापार में बहुत ही धन यहाँ पे कमाया जाता था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार मिले। उन्होंने राजा का एक भाग अपने कब्जा में ले लिया और शेष बीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। देखिए, बीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया था। और गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे, ठीक है। तो किसके खिलाफ, बुंदेल और मराठों से वो हार गए। अब देखिए, अहोम से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अहोम भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। अहोम देखते हैं। देखिए, अहोम लोग जो है ना, ये अभी म्यांमार में से आकर, कहाँ से आए थे, म्यांमार से आए थे। 13वीं सदी में जो है ब्रह्मपुत्र घाटी में आके बसे थे। उन्होंने भूइयाँ भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज की स्थापना की थी। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियो 1523 और कोच हाजो 1581 ईस्वी के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। और उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया था। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, इस समय आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया गया था। किसने किया था, तो अहोम लोगों ने किया था। 1530 में किया था। 1660 तक आते आते उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का भी निर्माण हुआ था। 1660 तक तोप और बारूद का भी यहाँ पे निर्माण हो गया था। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा, ठीक है। और 1662 ईस्वी में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्यों
साम्राज्य पर हमला किया। देखिए किसके नेतृत्व में, तो मीर जुमला के नेतृत्व में मुगल आक्रमण किया था। और बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहम लोगों की यहाँ पे अहम लोग पराजय हो गए थे मुगल से, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बना सके थे। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष उसका नियंत्रण नहीं रहा था अधिक समय तक। फिर अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम किया जाता था उसे पाइक कहलाते हैं। ये क्वेश्चन आता है, देखिए कि जिन लोगों से जबरन काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको पाइक कहते हैं। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव की अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे, और इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया जाता था। इस प्रकार अहोम जो है ये कुल में टूट गया था, और 17वीं शताब्दी का पूर्वांत पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वो बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि का निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके भी अमल में लाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि सेना में अपनी सेवाएं भी प्रदान करते थे उस समय ये लोग। और फिर जब टाइम रहता था तो वो लोग क्या करते थे, तो जो दूसरा काम जो रहता था उसमें भी ये लोग व्यस्त रहते थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित थी, इसको हम लोग खेल कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि अहोम समाज जो है किस में विभाजित थी, तो कुलों में विभाजित थी, उसको क्या कहा जाता है, उसको खेल कहा जाता है। दस्तकारों की बहुत कमी पाई जाती थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों में आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे, और किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी, और समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। याद रखिएगा कि गांव जो है किसमें विभाजित होता था, इसलिए अहोम क्षेत्र में देखिए गांव जो है, सॉरी, एक खेल जो है कई गांव में विभाजित होता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं शताब्दी के पूर्वांत में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई, और मंदिरों ब्राह्मण को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में मिला। और शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपने पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य क्रम को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाता था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। याद रखिएगा, बुरंजी नामक ये क्या है, ये एक ऐतिहासिक कृत्य है जिसको अहोम भाषा में लिखा गया था, बाद में असमिया में लिखा गया था। ये इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट है कि अहोम समाज जो था कुलों में विभाजित था, उस कुल को खेल कहते थे, और ये खेल जो था कई गाँव में विभाजित था। दूसरा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तीसरा क्या था, तो तीसरा ये था कि यहाँ पे जिन लोगों को जबरन काम कराया जाता था उसको हम लोग पाइक कहलाते थे, वो पाइक कहलाता था। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट जो था अहोम राज्य से, अहोम समाज से जो था ये इम्पोर्टेंट था। तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा देख सकते हैं आप यहाँ पे कि असम में लाचित बड़फुकन ने मुगल सेना को हराया। ठीक है, ये लाचित बड़फुकन अहोम सेना के सेनापति थे। 1671 में सरायघाट के युद्ध में लचित बड़फुकन ने मुगल शासक औरंगजेब की सेना को पराजित किया था। मुगल सेना ने 18,000 घुड़सवार, 30,000 सैनिक, 15,000 तीरंदाज, 5,000 बंदूक सैनिक और 1,000 तोप थे, जिसका नेतृत्व अंबर के शासक राम सिंह द्वारा किया गया था। लचित के सैन्य कौशल से मुगल सेना के विस्तार पर रोक लगा, और नौसेना द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में लड़ी गई ये लड़ाई इतिहास में सरायघाट के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ये था आज का क्लास। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।